प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला, उसका स्वरूप और व्यंजन कि हिंदी वर्णमाला क्या है और किस तरीके का उसका स्वरूप और व्यंजन क्या होते हैं। भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई होती है ध्वनि, जो हम बोलते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके और ज्यादा टुकड़े न किए जा सके, जैसे ए, ई, उ, कै पूरा नहीं है, ये आधा है क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, ये सारे आधे आदि। वर्णों का प्रयोग ध्वनि के साथ लिपि चिन्हों के लिए भी किया जाता है। वर्ण के महत्व पर प्रकाश डालिए। वर्ण भाषा के मौखिक तथा लिखित दोनों रूप में प्रतीक है। हम इसको बोल भी सकते हैं और हम लिख भी सकते हैं, इसलिए इनका महत्व शुद्ध उच्चारण के साथ शुद्ध लेखन के लिए भी है। हम शुद्ध बोलेंगे तभी हम शुद्ध लिखेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक देवनागरी वर्णमाला का परिचय दीजिए। जो हमारी जो देवनागरी है, जो मानक लिया उसमें जो वर्णमाला ना, उसके बारे में हमें बताना है। तो किस तरीके से ये स्वर हमारे ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, और नीचे इनकी मात्राएं दी गई है। ये हमें पता है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अंग इसको अनुस्वार बोलते हैं, ए इसको हम विसर्ग बोलते हैं, और ये सारे हो गए व्यंजन। देखो व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ए नहीं मिला हुआ, यानी ये बिना स्वर की सहायता से बोल जाए। जब कंप्लीट होगा तो इसमें स्वर मौजूद होंगे। गृहित यानी हमें ग्रहण किए दूसरी भाषा से। ये आ, ये कै, ख, ग, जिसके नीचे बिंदी लगी हुई है, ये सारे हमने दूसरी भाषा से लिए गए। हमारे श्रुत व्यंजन हो गए अक्षर, तरह गया श्रय, हल चिन्ह हो गया ये। अब वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और आयोग। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है 46। स्वर किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा तथा इसकी विशेषता बताएं। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय वायु बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे ध्वनियां जिसका उच्चारण अन्य ध्वनि की सहायता के बिना होता है उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर की परिभाषा स्वरूप क्या है कि भाषा वैज्ञानिकों और व्याकरणों ने अपने अपने ढंग से स्वर और व्यंजन की परिभाषाएं दी है। इस संबंध में लिखा गया, यानी कि जो भी हम चीजें देखते हैं उसमें अलग अलग तो आचार्य होते हैं और वो अपने तरीके से अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। स्वर क्या होते हैं कि वे स्वर है जिसके उच्चारण में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होते, यानी हम बोलते हैं और बिना रुकावट के वे बाहर आ जाते हैं आसानी से। भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा है स्वर के बारे में कि स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मुंह के वायु मार्ग में किसी भी प्रकार की पूर्ण या अपूर्ण रुकावट नहीं होती। इसकी विशेषता क्या है? स्वी स्वर क्षय घोष होते हैं क्योंकि स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के में अपेक्षाकृत अधिक कंपन होता है। स्वर जीवा या ओष्ठ का कहीं भी स्पर्श नहीं करते। स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है। स्वरों के उच्चारण के समय मुख विवर में जिह्वा विभिन्न आकारों को धारण करके श्वास वायु के निकलने की स्थिति में अंतर उत्पन्न कर देते हैं। आप ये सारे पढ़ लेना अच्छे से। हिंदी भाषा में कितने स्वर है? 11 है। संस्कृत भाषा में 13 है। अपभ्रंश भाषा में ये कितने थे? 8 थे। हिंदी मूल स्वर कितने हैं? वह कौन कौन से? मूल स्वर 4 ही हैं, ए, ई, उ और री। हिंदी में वह कौन सा स्वर है जो लेखन की दृष्टि से तो स्वर किंतु उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं, वो री है। हम जब री बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रै की ई की मात्रा लग रही हो। उच्चारण की दृष्टि से स्वर न होते हुए भी री को स्वर क्यों माना गया? क्योंकि अन्य स्वरों की तरह इसका भी मात्रा चिन्ह ये है री, और इसका उच्चारण दृष्टि से री की तरह उच्चरित होता है। हिंदी में स्वरों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है? तो उस समय लगने के, एक ओष्ठों की आकृति, एक जीवा और मुख विवर की सक्रियता के और जीवा की सक्रियता के आधार पर। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? स्वरों के 2 भेद हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर वे होते हैं जिसमें कम समय लगता है और ये संख्या में 4 है, और इन्हें छंद शास्त्र में लघु वर्ण कहते हैं। और दीर्घ स्वर ये 7 हैं। प्लुत स्वर जिनके उच्चारणों में 2 से अधिक मात्रा का समय लगे, जैसे ओम, इसका सिंबल चिन्ह भी बना रखा है। ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 2, अवृत्ताकार और वृत्ताकार। जीवा तथा मुख विवर की सक्रियता के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 4, विवाद, अर्धविवाद, अर्ध संवृत और संवृत।
जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वरों के कितने भेद है? 3, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? जब स्वरों का उच्चारण मुख एवं नाक दोनों से होता है तो उनको हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। निम्नानुस्वर क्या होता है? जब स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है। क्या निम्नानुस्वर का उच्चारण अनुनासिक स्वर की तरह करने से उन स्वरों के योग से बने शब्दों के अर्थ में फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ता है। अब आप इसके उदाहरण दे सकते हो, जैसे निम्नानुस्वर स्वर क्या है? स्वार, और इसका शब्द क्या हो गया? सवारी करने वाला। और अनुनासिक जब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है होता है संवार, यानी ठीक करना, किसी को चीज को संवारना। ये सारे आप उदाहरण पढ़ सकते हो। स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर हिंदी स्वरों की क्या विशेषता है? कि सारे स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। जपित स्वर किसे कहते हैं? जब किसी रोगी अथवा दुर्बल व्यक्ति द्वारा किसी स्वर का उच्चारण किया जाता है, ऐसी स्थिति में उसके स्वर तंत्रियों के मध्य से निकलने वाला उनका प्रश्वास बहुत ही कम घर्षण कर पाते स्थिति में उच्चरित स्वर ध्वनियां फुसफुसाहट के साथ बाहर निकलती है, उनको हम जपित स्वर कहते हैं। हिंदी में आगत स्वर कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से हैं? एक तो ये आ, उसके ऊपर जैसे हम डॉक्टर वगैरह बोल देते हैं ना, जैसे कॉलेज हो गए, डॉक्टर, इस तरीके के। किन परिस्थितियों में संयुक्त स्वर, जिन्हें संध्यक स्वर भी कहा जाता है, का उच्चारण ऐ एवं औ के रूप में होता है? जब आई के बाद ये आए और औ के बाद वे आ जाता है तो ये आई और औ संयुक्त स्वरों का उच्चारण एवं औ के रूप में हो जाता है, जैसे आप देख सकते हो। आगत स्वर औ को हिंदी के किन दो स्वरों के मध्य की ध्वनि माना जाता है? आ और ओ के बीच। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषता। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुंह से बाहर निकलती हो, अर्थात जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हो, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। सारे व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। भोलानाथ तिवारी ने इसकी परिभाषा दी, आप इसको एक बार पढ़ लेना। हिंदी में व्यंजनों का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया गया है? पहले हमने स्वर का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया पढ़ा था। अब हम व्यंजनों का, इसमें उच्चारण स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर, श्वास की मात्रा अथवा प्रणतों के आधार पर और मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर। वाग्यंत्र किसे कहते हैं? फेफड़ों से लेकर होठों तक मानव शरीर के वे अवयव जो ध्वनियों का उत्पादन करने में सहायक होते हैं, उन्हें वाग्यंत्र कहा जाता है। वाग्यंत्र के अन्य नाम ध्वनियंत्र एवं वाग विभाव भी है। मनुष्य शरीर के प्रमुख वाग्यंत्रों के नाम लिखिए एवं एक चित्र की सहायता से आप उसको प्रदर्शित कीजिए। मनुष्य शरीर के मुख्य वाग्यंत्रों के नाम क्या क्या है, ये हमने नीचे देखेंगे। फेफड़े है, श्वास नलिका है, स्वर यंत्र है, स्वर तंत्री है, स्वर यंत्र मुख आवरण अथवा अभिका है, नासिका विवर है, मुख विवर है, तालु, अजीव, दांत, ओष्ठली, जिह्वा। ये एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है, आप इसको देख सकते हो। हमने ये सारी चीजें स्वर व्यंजन तो पहले भी पढ़े हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आप इनको आसानी से एक बार रीड करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। उच्चारण के स्थान पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। कंठ से जो कंठ से बोले जाएंगे वो कंठ के हो जाएंगे। तालु से जो तालु का मूर्धन्य जो उस कहाँ होगा, जीवा वो मुर्दा को स्पर्श करती हो। और से दंत्य, ओष्ठ्य, स्वर तंत्र, मुख, जिह्वा, मूली और दंतोष्ठ्य, जिसमें दांत और ओठ दोनों का प्रयोग होता है। इस तरीके से आप इसको पढ़ोगे एक एक लाइन को तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं आता तो आप उसको एक बार बोल कर देखिए, तब आपको पता चल जाएगा कि ये चीज कहाँ से, ध्वनि कहाँ से निकल रही है। एक उच्चारण स्थान तालिका बनाइए जिसमें स्वर, व्यंजन व आयोग तीनों के उच्चारण स्थान प्रदर्शित कीजिए। आप हमने ये तालिका बनाई। उच्चारण स्थान का नाम कंठ से स्वर ये आ गया, इसमें व्यंजन ये आ गए, आयोग ये आ गया। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिए। प्रयत्न के आधार पर उनका वर्गीकरण क्या है कि ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों तथा जिह्वा, ओष्ठ, दंत, मूर्धा आदि वाग्यंत्रों की सक्रियता को ही प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर इसके भेद स्पर्श। स्पर्श उन व्यंजन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर के कोई दो अवयव, यानी जैसे ओष्ठ हो गया और नीचे ओष्ठ था, ऊपर के दांत या जीभ, नाक हो गए, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं। ठीक है, आप ये स्पर्श व्यंजन में कै वर्ग आ गया। कै वर्ग का मतलब क्या होगा कि जो कै वाली लाइन में आने वाले हैं ना सारे। च वर्ग में च, जैसे च च जाइए, ट वर्ग ट ठ ड रहना, त वर्ग में त थ द देना, पै वर्ग में त में। बाकी बचे उनको अंतस्थ, अंतस्थ में क्या आ जाएंगे? ये लव। स्पर्श संघर्ष में क्या आ जाएगा? च छ ज छ। संघर्ष में क्या आ जाएगा? उष्म, जैसे कै, इनके नीचे बिंदी लगी हुई है सारे। पार्श्विक में क्या आ जाएगा? व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा की नोक मृदा को छूती है और वायु मार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध, थोड़ी सी रुकावट होने के कारण वायु जीवा के दोनों ओर से बाहर निकलती है। ये सारी चीजें हमने अपने मुंह के जवारा कर करके एक बार देख देख के बोल बोल के हमें करना है ये सारा।
लुंठित क्या होता है कि ध्वनियोच्चारण में जीवा की नोक बेलन की भांति लुढ़क कर वर्ष या मसूड़े को शीघ्रता से एक से अधिक बार छूती है। जैसे इसमें हमारी जीव वापस घूमते हैं। उस चित्र क्या होता है कि वो ध्वनियोच्चारण की नोक तालु को झटके से छूकर हट जाती है। अब हम इनको बोलकर देखेंगे तो डैड है। ठीक है। स्वर तंत्रियों को की स्थिति के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? 2, घोष और अघोष। ये आप सारे देख लेना। देखो घोष में क्या आएगा कि जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और उन्हें घोष कहते हैं। और ये क्या होंगे? व्यंजन वर्गों के अंतिम 3 यानी तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसे हमारा क्या वर्ग है, उसमें तीसरा कौन सा आया? ग आया, चौथा कौन सा आया? घ आया, और पांचवा कौन सा आया? ढ आया। ऐसे हमारे तय वर्ग में तीसरा कौन सा आया? ज आया तीसरे नंबर पे, और फिर चौथे नंबर पे झ आया, और फिर ये आया। कहने का मतलब ये कै वर्ग, च वर्ग, तय वर्ग, पै वर्ग, जो ये सारे है ना ये वर्ग वाले, इसके सारे तीसरे, चौथे और पांचवे जितने भी व्यंजन है वो सारे क्या हो जाएंगे? घोष। और अघोष में क्या हो जाएगा? जो पहला और दूसरा, यानी कै, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, पै, फ। ठीक है। श्वास की मात्रा अथवा प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण क्या होते हैं? उच्चारण में प्राण की बहुत कम मात्रा लगेगी। ठीक है। ये दे दिए कै, ख, ड, च, छ, च, ज, य, ट, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है। इनके अलावा ये हो जाएंगे ड, य, र, ल। महाप्राण जिसमें थोड़ा ज्यादा समय लगे, ये वाले सारे हो जाएंगे। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 3, दृढ़, मध्यम और स्थिर। ये आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। हिंदी में आगत क्या है? कै, ख, ग, ज, फ, लेकिन इसके नीचे बिंदी लगी हुई होगी। आयोगवा किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर एवं व्यंजनों के अतिरिक्त 2 अन्य वर्ण भी होते हैं। ये हम जिसको खाली बोलते हैं, ये आयोग। अनुस्वर जिसके ऊपर बिंदी लगती है। अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर। बिंदी और चंद्र बिंदु। बिंदी वहां लगेगी जिसके ऊपर मात्रा नहीं, जिसके ऊपर मात्रा उठी। इसमें हंस पक्षी, और इसमें हंस मतलब हंसना होगा। देखो हमें ध्यान से देखना, बिंदी और चंद्र बिंदु के लगते ही उस शब्द का मतलब भी बदल जाता है। विसर्ग ये है। हिंदी के किस शब्द में विसर्ग के दर्शन होते हैं? हिंदी की 6 तथा 6 शब्दों में विसर्ग, जैसे आगे जो बिंदी वगैरह लगी होती है। व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ एक झटके में बोले जाएं उन्हें व्यंजन को गुच्छ कहते हैं। जैसे प्यास, चोट। शब्द के प्रारंभ में प्राय कितनी तरह के व्यंजन के गुच्छ मिलते हैं? शब्द के प्रारंभ में 2 तरह के व्यंजन। ठीक है। अब व्यंजन संयोग क्या है? जब एक व्यंजन के साथ दूसरा व्यंजन आए तथा दोनों का उच्चारण अलग अलग किया जाए तब व्यंजन संयोग होता है। आप उदाहरण में देख लेना। द्वित्व क्या होता है? एक व्यंजन का अपनी समरूप व्यंजन से मेल। द्वित्व क्या है? जैसे पक्का, कच्चा, बच्चा आदि। स्वित व्यंजन किसे कहते हैं? स्वित व्यंजन 5 जो हम अंतिम वाली लाइन में अक्षत्र, गैश है। ये क्या अक्षर किससे बना है? कै और श, 2 व्यंजनों से मिलकर बराबर है। तय और रस, ये आप देख लेना। अक्षर किसे कहते हैं? छोटे से छोटी इकाई जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है, अक्षर कहलाता है। जैसे आ, जा, खा, आदि। हिंदी में अक्षर की क्या विशेषता? हिंदी में अक्षर की विशेषता यदि अक्षर के अंत में हर्ष ए हो तो ए का उच्चारण नहीं होता। हालांकि लिखने जैसे जनता, जनता, वक्रा आदि। हिंदी भाषा में अक्षर मुख्यतः कितने होते हैं? ये अक्षर मुख्य के और स्वर, ओ, औ, स्वर, व्यंजन, आप एक बार सारे पढ़ लें। तो बच्चों आज हमने पढ़ा था हिंदी वर्णमाला स्वरूप एवं व्यंजन कि व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, कितने प्रकार के, कौन सी चीज कहाँ से बोल जाते हैं, कौन से घोष है, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से करवा दिए। आप इसको ध्यान पूर्वक इस पूरी पीडीएफ को पढ़िए। और वैसे भी ये व्याकरण का है टॉपिक तो हमें आसानी से समझ में आ जाए क्योंकि हम व्याकरण शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो इस पूरी पीडीएफ को अच्छे से पढ़िए, समझिए। कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप मेरे से कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप समझ भी सकते हो। तो पढ़ना जरूरी है बेटे। कभी आप देख लेना पेपर होंगे तो तुम्हारी ये सारी पीडीएफ बुक नहीं है, आपके पास नोटबुक नहीं, सॉरी बुक नहीं है, किताब नहीं है, तो आप उसको इसकी सहायता से आप प्रश्नों को पढ़ भी सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में भी बना बना कर लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चे पूरी पीडीएफ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। नोटबुक में आप अपने छोटे छोटे प्रश्न बनाकर लिखे तो बहुत अच्छा है। ठीक है। धन्यवाद।